गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 8 और 9 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में रहे हैं। कल लेखपाल वगैरह के काफ़ी अपडेट्स थे जिस वजह से मैं ये नहीं बना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 2023 में स्पाइस अवार्ड यानी मसाला, ठीक है, मसाला अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो ये दिया गया है स्वप्ना कल्लिनगल को। ठीक है, इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। स्पाइस अवार्ड की अगर बात करें तो किसके द्वारा दिया जाता है? ये आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च यानी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, उसके थ्रू ये दिया जाता है और इस बार ये स्वप्ना कल्लिनगल को दिया गया है। और किसके लिए देखिए बेसिकली दिया जाता है? ये उद्यम विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियां यानी इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, इसमें उनकी पहल के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है जो एक टिकाऊ मसाला आधारित फसल प्रणाली को बढ़ावा देता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें आईसीएआर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च या मसाला रिसर्च, ये कहां पर स्थित है? तो ये कोझिकोड केरला में स्थित है। और देखिए, ये अभी केरला में कोझिकोड वैसे ही बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत के पहले सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य के शहर का दर्जा अभी दिया गया है और यहीं पर आपका इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा देखिए, मसालों से संबंधित एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में बॉडी है जिसका नाम है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय मसाला बोर्ड। अगर देखिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की हम हिस्ट्री की बात करें तो 1987 से पहले भारत में इसकी दो पूर्ववर्ती संस्थाएं थी। एक थी आपका स्पाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एसपीईसी। ये 1960 में मसालों का एक्सपोर्ट भारत से देखने के लिए, निर्यात भारत से देखने के लिए गठित की गई थी। इसके बाद एक और बॉडी बनाई गई 1968 में, कार्डमम बोर्ड यानी इलायची बोर्ड, माफ कीजिए, इलायची बोर्ड। ये आपका भारत से स्पेशली इलायची का जो एक्सपोर्ट होता था या इलायची के प्रोडक्शन को ये देखता था। 1986 में सरकार ने इन दोनों बॉडीज को मिलाकर एक एक्ट बनाया, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। उसके तहत 1987 में इन स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना की गई है। तो अगर पूछे आपसे भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना कब की गई है, तो ये 1987 में स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट या अधिनियम के तहत की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके केरल के कोच्चि में स्थित है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कोची में है, लेकिन जो ये संस्थान है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कोझिकोड में स्थित है और ये अवार्ड इनके द्वारा दिया जाता है। स्वप्ना कल्लिनगल को मिला है। इसके अलावा कुछ और जो अवार्ड अभी चर्चा में रहे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार या शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार, ये संजना ठाकुर जी को दिया गया है। मुंबई की एक लेखिका है और इनकी कृति ऐश्वर्या राय के लिए ये दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार ये अरुणधति रॉय जी को भी मिला है और इसके अलावा पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता जी को ये दिया गया है। तो ये अवार्ड अभी न्यूज में बने हुए थे। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो बजाज ऑटो के द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसका नाम रखा गया है बजाज फ्रीडम 125। इस नाम से ये बाइक है और ये सीएनजी प्लस पेट्रोल यानी एक स्विच इसमें दिया हुआ है। सीएनजी के साथ साथ ये पेट्रोल पर भी आपका रन करेगी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पज़ेशिकियान और इन्होंने सईद जलीली को लगभग काफी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। आपको पता होगा जो इब्राहिम रहीसी थे उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, और उनकी जगह मसूद पेज़ेशिकियान को इस पद पर चुना गया है। ईरान की बात करें तो राजधानी आपको पता होगी क्या है? तेहरान, और मुद्रा क्या है? रियाल। आगे चलते हैं। कुछ और जो अभी नवनियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं उनकी सूची देख लेते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ जी को चुना गया है। क्यों चुना गया है? देखिए, हुआ क्या है, अभी नेटो जो है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं वो बनाया गया है मार्क रूटे को। अभी नीचे भी देखेंगे, मार्क रूटे ये जो थे ये थे आपके नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। जब इनको नेटो में भेजा गया तो ये पद खाली हो गया, अब इनकी जगह डिक शूफ को बनाया गया है।
स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी जी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रैमफोसा जी, इनको सेकंड टर्म के लिए चुना गया है। आइसलैंड की राष्ट्रपति, ये की होगा माफ कीजिए, हल्ला टॉमस डॉटर बनी है, ये आइसलैंड की महिला राष्ट्रपति बनी है अभी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाउम बनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति है। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानास नौसेदा जी। तो ये अभी अपॉइंटमेंट चर्चा में रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, इन्होंने किस राज्य की अभ्रक खदानों को, अभ्रक मतलब आपका माइका, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है, इसकी खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया, यानी अभ्रक की झारखंड में, ठीक है ऑप्शन बी, झारखंड में जितनी भी खदानें हैं वहां पर कोई भी बच्चा आप काम नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए ये जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जितनी भी, ये एक हानिकारक इंडस्ट्री होती है। और आपको पता है हमारे संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल 24 है उसमें आपको पता है 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो हानिकारक इंडस्ट्रीज है या हेजार्डस इंडस्ट्रीज है वहां पर नियोजन निषेध किया गया है, या उनको वहां पर आप कार्य पर नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं उसी की लाइन में ये कार्य है, और अब झारखंड की इन माइनों में कोई भी बच्चा कार्य नहीं कर रहा है। देखिए बात करें अगर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक वैधानिक निकाय है, जिसको एक एक्ट के तहत, जिसका नाम है NCPCR एक्ट 2005, इसके तहत इसकी स्थापना की गई है। लेकिन स्थापना इसकी हुई है 2007 में, इसको भी याद रखिएगा। एक्ट 2005 का है, अधिनियम 2005 का है, स्थापना 2007 में हुई है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पूरी बॉडी है, ठीक है। नीचे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर बात करें अब माइका की, क्योंकि देखिए प्रश्न में माइका पूछा है, माइका भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी से बनते रहते हैं। तो देखिए बात करें अगर माइका की, माइका का इंडिया दुनिया में लगभग 60% अकेले प्रोड्यूस करता है। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का दुनिया में, ठीक है, सबसे बड़ा। बात करें अगर भारत की, तो अगर भंडार की बात करें यानी रिजर्व्स की बात करें, तो रिजर्व्स के हिसाब से राजस्थान नंबर 1 पर है। अगर बात करें प्रोडक्शन की या उत्पादन की, तो उत्पादन के हिसाब से आंध्र प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान रिजर्व्स या भंडार के हिसाब से नंबर पहले पर है, और प्रोडक्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। तो यही कुछ संबंधित फैक्ट इससे हो गए। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम में स्थित एक नेशनल पार्क है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर देखिए 3 साल के बाद लगभग एक मादा घड़ियाल को देखा गया है, क्योंकि इसके अंदर से काफी सारी नदियां होकर बहती हैं। और ये जो घड़ियाल है जिसका साइंटिफिक नेम है गैविलियस गैंगेटिकस, उनको यहां पर देखा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट देखिए कि अभी रिसेंट न्यूज में रहा है। अगर बात करें असम की, तो आपको पता होगा असम में और भी कई सारे नेशनल पार्क हैं, जिसकी पूरी टेबल हम देखते हैं तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये देखिए पूरी सूची है असम के नेशनल पार्क। अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी या ओरांग नेशनल पार्क और राईमोना नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क आपके असम में स्थित हैं। और काजीरंगा एक वजह से और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राइनो या एक सींग वाले गैंडे हमें बहुत ज्यादा संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। तो असम के ये और नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराज सागर यानी KRS बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित एक बांध है जो कि कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। कावेरी नदी के बारे में हमने परसों वाले वीडियो में भी बात की थी। ये वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी हिल्स से ये निकलती है और ये आपके बंगाल की खाड़ी में होकर गिरती है। इसके बारे में आप यहां पर पूरा पढ़ सकते हैं। कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर जलाशय ने हाल ही में 100 फुट के निशान को पार कर लिया, जिसका अधिकतम स्तर था 124.80 फीट। कर्नाटक के मांड्या में स्थित यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध यानी ग्रेविटी डैम है, जिसका निर्माण 1911 से लेकर 1931 के बीच किया गया था। महाराजा कृष्णराज वडियार चतुर्थ के नाम पर और सर एम यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा डिजाइन किए गए। इसका प्राथमिक उद्देश्य सिंचाई, पनबिजली और सूखा शमन है, यानी जो ड्रॉट वगैरह है उसको कम करना है। और ये लगभग 130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नदी याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आपका ऐसे ही बनेगा, या तो नदी पूछता है या राज्य पूछता है कि किस राज्य में स्थित है या किस नदी के ऊपर बना हुआ है।
हाल ही में हिमस्खलन के कारण खबरों में रहा गांधी सरोवर किस ग्लेशियर से निकलता है? तो गांधी जो सरोवर बनता है ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है, कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, वहां से ये निकलकर बनती है, पूरा सरोवर वहां पर बनता है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास गांधी सरोवर, जिसे चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर अभी भारी एवेलांच या हिमस्खलन हुआ है, जिस वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी के माध्यम से 1 करोड़ टोकन जनरेट करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेकंड रैंक है इसमें आंध्र प्रदेश की और तीसरी रैंक है इसमें कर्नाटक की। ठीक है, तो ये टॉप के 3 राज्य हैं जिन्होंने आभा आईडी के तहत टोकन जनरेट किए हैं। केवल यूपी ही ऐसा है जिसके पास 1 करोड़ से ज्यादा टोकन है। ठीक है, यहां पर आप पूरा देख सकते हैं, कुल 1 करोड़ 43 लाख टोकन यूपी के पास है। सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है लगभग 60 लाख के आसपास, और 42 लाख के साथ कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल से जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, ये एक फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है और इसका ये 133वां संस्करण है जो अब शुरू होने जा रहा है, और इसको कहा जाता है कि ये एशिया का क्लब बेस्ड सबसे पुराना टूर्नामेंट है। क्लब बेस्ड में बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मोहन बागान क्लब है और जो क्लब होते हैं फुटबॉल के, उससे संबंधित। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट आपका 27 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त 2024 तक समाप्त होगा। बाकी इस बार इसको कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में इसके मैच आयोजित किए जाएंगे, और मोहन बागान सुपर जायंट इस समय इसका डिफेंडिंग चैंपियन है। अमेरिका 9 से 11 जुलाई तक वॉशिंगटन डीसी में 3 दिवसीय नेटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेटो का गठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ है? तो 1949 में इसका गठन हुआ है। इसके बारे में देखिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं क्योंकि पूछता रहता है। तो स्थापना इसकी 1949 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित है। महासचिव मार्क रूटे, देखिए ये अभी बने हैं नीदरलैंड के पूर्व पीएम है, और इसकी जगह इन्होंने ली है जीन्स स्टोल्टेनबर्ग की जगह इन्होंने ली है। सदस्य देश टोटल 32 हैं। जो लेटेस्ट इसमें एडिशन है वो है स्वीडन, और उनसे पहले फिनलैंड इसका मेंबर बना था। ये सारे इसके संस्थापक या फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और ये एक्चुअल में क्या है? नेटो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, यानी मिलिट्री अलायंस है। और किसके साथ काम करता है ये? कलेक्टिव डिफेंस। ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस क्या होता है आपका? इसका अर्थ ये होता है कि जितनी भी इसके 32 मेंबर कंट्री हैं, अगर किसी एक के ऊपर अटैक किया जाएगा तो ये माना जाता है कि ये हम सभी के ऊपर अटैक किया गया है। तो कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर ये कार्य करता है। एलिसा डी एंडा माद्राजो को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश ने? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखिए जो उसके अध्यक्ष थे वो थे टी राजा कुमार, ये थे सिंगापुर के। अब इन मैम ने एलिसा डी एंडा माद्रोजो ने इनको रिप्लेस कर दिया है, और ये मैक्सिको की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको संभालती है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, सुश्री डी एंडा वर्तमान में मैक्सिको के वित्त और सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत है। बात करें अगर FATF की, देखिए FATF अभी चर्चा में क्यों है? FATF की अभी रिसेंट मीटिंग हुई है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में जो मीटिंग हुई है, यहां पर तुर्की को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। एक तो ये चर्चा में है, अगर आपसे पूछे कि लेटेस्ट कौन सी कंट्री है जिसको ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, तो वो यही है। बात करें अगर FATF के बारे में, तो FATF की स्थापना 1989 में G7 के द्वारा पेरिस में की गई थी। हेडक्वार्टर भी इसका पेरिस में ही स्थित है। सदस्यता इसकी 40 है। देखिए 38 इसमें नेशंस हैं या राष्ट्र हैं, और 2 इसमें क्षेत्रीय संगठन है। पहला संगठन है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, दूसरा संगठन है यूरोपियन कमीशन। तो 38 इंडिविजुअल देश हैं और 2 इसमें क्षेत्रीय संगठन है। और वर्तमान में अध्यक्ष मैंने आपको ऊपर बता दिया, और किसकी जगह ली है? टी राजा कुमार की, जो सिंगापुर के थे। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। जोरावर, जो कि हाल ही में न्यूज में देखा गया है, क्या है? तो देखिए जोरावर भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एक लाइट कॉम्बैट टैंक है, यानी हल्का युद्धक टैंक है। ठीक है, लाइट बैटल टैंक, और इसको जो भारत का DRDO है, ठीक है, DRDO प्लस LNT लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मिलकर बनाया है। ठीक है, नीचे आप इसके बारे में पूरा देख सकते हैं। 25 टन का ये टैंक है, जिसको DRDO और LNT के बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी का ये परिणाम है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये परिणाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का इन्होंने अभी दौरा किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं जो है ये उड़ीसा में स्थित है। अभी आपने देखा होगा द्रौपदी मुर्मू मैम ने
जो जगन्नाथ में यात्रा होती है पुरी में, वहां पर इन्होंने रथ भी खींचा था, तो अभी चर्चा में है। बात करें अगर जो उदयगिरी केव है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर है हाथी गुम्फा। यहाँ पर एक गुफा है हाथी गुम्फा जिसको बोला जाता है, और इसमें एक शिलालेख है। और आपको पता है किस राजा का शिलालेख है ये? किंग खारवेल का। ठीक है, खारवेल जो किंग था आपको पता है जैन धर्म का ये अनुयायी था, यानी जैन धर्म के लोगों को काफी ज्यादा ये प्रमोट करता था। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो आपको पता है यूके में भी इलेक्शन हुए हैं, जो ऋषि सुनक जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। वहां पर अब कीर स्टारमर ये वहां के नए पीएम या प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। तो इन्होंने ही रेचल रीव्स को यूके की पहली महिला वित्त मंत्री को के पद पर नियुक्त किया है। इसके अलावा नीचे कुछ और नियुक्तियां देखते हैं जो चर्चा में रही हैं। पाकिस्तानी सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हेलन मैरी बनी है। रूस के रक्षा मंत्री कौन बने हैं? आंद्रेई बेलोसोव बने हैं, किसकी जगह? सर्जेई शोइगु की जगह। इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन बनी है? गीता सबरवाल बनी है, जो कि भारत की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? क्रिस्टिना जॉर्जियो बनी है। और ये कौन से देश से हैं? ये बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया से ये संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ही नेपाल के साथ जो हमारी तराई बेल्ट है वहां पर इसको शुरू करने की अभी घोषणा की है। और ये क्या है? जो वृक्षारोपण आपका अभियान चल रहा है 2024, उसके तहत एक पहल है या इनिशिएटिव है। नीचे आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है, इस पहल में वृक्षारोपण जन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसी विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस HH70 बनाया है? तो चीन के द्वारा अभी इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कहां पर हुआ है? चीन के शंघाई में ये अपनी तरह का पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस है। नाम याद रखिएगा HH70। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा HH70 क्या है? तो HH70 हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस है। ठीक है, पूरा नीचे आप देख सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ अभी आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। पिछले पूरे हफ्ते का मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है पीडीएफ, आप उसको जाकर उससे तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।